चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। संविधान को ये मनुवादी मेहनत करने वाला कमेरा वर्ग है हमारे समाज का, वो अभी संविधान से भी और राजनीति से भी अनभिज्ञ लगता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आज भी मैं आईटीओ पर दिल्ली में एक परिवार के साथ चर्चा कर रहा था। कुछ नहीं पता, बस लगे हैं पिटी पिटाई लैन को पीटने में। बहुत दुख होता है दिल्ली जैसे शहर में बैठ के। कम से कम इतना तो जानकारी होनी चाहिए, इतनी जागरूकता तो होनी चाहिए कि पिछले 70-75 वर्षों में हम जिन राजनीतिक दलों को शक्ति देते आए हैं, उन राजनीतिक दलों ने हमारे समाज को क्या दिया है, क्या नहीं दिया। शिक्षा, रोजगार, व्यापार, इस देश की धन धरती में हिस्सेदारी, बेहतर जीवन, अच्छे रेजिडेंशियल, साफ सुथरे रेजिडेंशियल इलाके। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अभी किस लेवल पे पहुंचा है, हमारी शिक्षा की क्या हालात हैं, हमारे रोजगार में क्या तरक्की हुई है या हमारा नुकसान हुआ है, भारत के संविधान का क्या हाल है, उसको लागू किया नहीं किया। ये तमाम बातें आखिर हम क्यों नहीं सोचते हैं जब पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से आज जब हम युद्ध के मैदान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 राज्यों का चुनाव और 2024 का चुनाव सर पे खड़ा है, तांडव कर रहा है। और ये सामान्य चुनाव होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल असामान्य चुनाव होगा। भारत की डेमोक्रेसी में, भारत के इतिहास में ये एक असामान्य चुनाव होने जा रहा है। और अभी खबरें आ रही हैं, जो पहली खबरें थी, अभी जो 1-2 दिन में सोमवार से सत्र शुरू होगा दिल्ली में, 2 दिवसीय स्पेशल सत्र लोकसभा का। तो उसमें हो सकता है कि 544 जो हमारी सीटें हैं लोकसभा की, वो 544 से बढ़ा करके 880, 88 या 890 के आसपास कर दी जाए, तो ये और भारी और बड़ा खतरा सामने पैदा हो गया। जो 544 की तैयारी थी, अब उसके लिए एकदम से डबल के बराबर कैंडिडेट ढूंढने हैं। फिर कैंडिडेट तो छोड़ो, पहली बात तो ये कि ये जो परिसीमन करेंगे, जो बंटवारा करेंगे, उन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है एरियाओं का जो बंटवारा होता है,
उसको कैसे ये तकनीक तरीके से काट छाट करके ये किस तरह से बनाएंगे कि इनके वोटर जो जो हमारे संयुक्त वोटर हैं, कॉलोनियां हैं जहां हमारा बहुमत वोट है किसी सीट पर, उसको इस तरीके से बिखेर देंगे ये कि हम वहां पर मेन पोजीशन में रहे, विनिंग वोटर की हैसियत से ना रह पाए, कि हमारा वहां दखल ना रह सके कि ये वोटर वहां का, उस इलाके का ये फैक्टर है कि ये जिता सकता है किसी को, विनिंग पोजीशन में वोट हमारा ना रहे। तो उस तरीके से परिसीमन ये कर देंगे और 544 से 888 या 890 के करीब ये सीटें पूरे देश में कर देंगे। तो ये बड़ा खतरा सामने आकर के खड़ा हो गया एकदम से, ये बिल्कुल ताबड़तोड़ करेंगे। इनके पास मीडिया, धन, संसाधन, सारी चीजें, प्रशासन, सब इनके पास। तो ये जितने बड़े खतरे हैं, हमारे जो लोग हैं बड़े, वो बिल्कुल मस्त बैठे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है कि अगर राज सत्ता अगर उन्हीं लोगों के पास आ गई जिनके पास है, तो जो तुम्हारा कुछ थोड़ा बहुत है भी संविधान में बचा कुचा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, शैक्षणिक रिजर्वेशन, आर्थिक रिजर्वेशन, इस देश में कुछ हिस्सेदारी उसके रिजर्वेशन के नाम पर है भी, तो कहीं वो भी ना जाती रहे। क्योंकि इन्होंने जो नारे दिए हैं बड़े खतरनाक खतरनाक, एक नेशन एक लेजिस्लेशन, मतलब एक राष्ट्र एक कानून। फिर इन्होंने कहा कि एक नेशन एक इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। फिर इन्होंने कहा एक पृथ्वी एक अर्थ, वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अब कल को ये ना कह दें कि एक ही पार्टी एक ही नेशन, वन पार्टी वन नेशन वन लीडर, जैसे बहुत सारी कंट्रियों ने कर दिया, चाइना में है, अब रशिया ने भी कह दिया कि भैया जब तक पुतिन जिंदा, पुतिन ही रहेंगे राष्ट्रपति। तो कहीं हमारे देश में भी ऐसा खेल ना हो जाए, फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आपको वोट डालने की भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आपके वोटों की भी, इनको आपका कैंडिडेचर की भी जरूरत नहीं, उम्मीदवारी की भी जरूरत नहीं है। तो जो हमारा सीधा दखल है, वो दखल हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो अभी भारत के संविधान को जो बचाने की, भारत अर्थात इंडिया के संविधान को बचाने की जो बात है बाबा साहब द्वारा निर्मित, उस संविधान को बचाने के लिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कुछ राजनीतिक रूप से ऐसा करें कि इन मनुवादियों को होश उड़ जाए और इनको बिल्कुल भी ऐसी पटकनी लग जाए और बिल्कुल इनको इस बात का इल्म ना हो कि इस तरह ही कर सकते हैं। क्योंकि हम इनसे सामने सामने हमारे पास नहीं, हम लड़ नहीं सकते। फौज, प्रशासन, पुलिस, सब गुंडे, मवाली, धन, दौलत सब इनके पास, कैसे लड़ोगे? अब तो विदेश में भी हम अपनी अर्जी नहीं लगा सकते। G20 अर्थात 20 बड़े महाशक्ति देश इनसे गले मिलकर के जा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनके पूंजीपतियों के लिए भारत के रास्ते खुलेंगे, उनके पूंजीपति यहाँ पर आकर के माल कमा के विदेश ले जाएंगे। तो वो तो अपने नागरिकों की सोचेंगे, हमारी थोड़ी सोचेंगे। अब वो हम अगर उनको कुछ कहेंगे भी भाई हमें बचाओ, तो हमारी थोड़ी सुनेंगे वो किसी भी हालत में, क्योंकि उनको तो भारत को लूटना है। यहाँ उनके पूंजीपति आकर के यहाँ पर फैक्ट्रियां, कारखाने लगा करके और ले जाएंगे सारी धन संपदा को लूट लाट करके। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या रास्ता है? तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस तरह का एक राजनीतिक दांव चलें कि जो भी मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और दूसरी मनुवादी पार्टियां हैं, इनको ऐसी पटखनी दी जाए वोट के माध्यम से कि इनके होश उड़ जाएं, इनको
बिल्कुल होश ना आए। तो इसलिए दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मुझे कहना पड़ा कि हमने तो संविधान चालीसा का जो पहले कार्यक्रम था उसको दोबारा शुरू किया, मगर राजनीतिक रूप से अब हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा, कट्टर मत बनो इन पार्टियों के। अब हमें कुछ ऐसी पार्टी, अपनी तीसरा पक्ष ऐसा खड़ा करना पड़ेगा कि जो उनमें एक भी मनुवादी लीडर ना हो, एक भी मनुवादी पार्टी ना हो। क्योंकि मनुवादी किसी भी हालत में, चाहे वो प्रोग्रेसिव होने का भेष बदल के आ जाए, मगर वो रहेगा अपने विचार का, मनुवाद का ही रहेगा। वो चाहे धीरे धीरे लागू करे, चाहे खुल के लागू करे। तो इसलिए मेरी अपील आपसे ये है कि भाई हमें 2024 के लिए एक ऐसा राजनीतिक रास्ता ढूंढना है कि हमें एक तीसरी महाशक्ति खड़ी करनी है। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की 85% लोगों के जो संगठन काम कर रहे हैं, जो नेता काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे संगठन है, बड़े संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, चाहे किसी भी स्तर पे काम कर रहे हैं, हमें उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके हमें कहना पड़ेगा कि इन मनुवादियों से हमें डट के मुकाबला करना पड़ेगा 2024 में, और हमारा 85% वोट एक तरफा तीसरे मोर्चे को जाए। और ये दोनों मनुवादी मोर्चे जो भी अपने आप को NDA से भारत बनाने के चक्कर में है, और एक ने तो अपने को UPA से इंडिया घोषित कर दिया, बना दिया है, तो ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि भारत बनाम इंडिया चुनाव को लेकर के जाएं, इस तरह करें। तो हम इस देश के जो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज हैं, हम 85% लोग, हम कहां जाएंगे भाई? ये गुमराह करेंगे समाज को पूरी तरह से। तो हमें वो तीसरा मोर्चा बनाना है, क्योंकि मोदी जी ने जब कहा था 2014 में, नारा दिया था इन्होंने, कहीं ये तीसरी शक्ति ना आ जाए, बहुजन समाज के लोग ना आ जाएं सत्ता में। उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय कहा बड़े जोर जोर से कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। मगर भाई अब 2019 के बाद, और अब इनके मुंह से सुन रहे हो, कोई सुन रहा है कोई बीजेपी के किसी नेता से या RSS के मुंह से कि कांग्रेस मुक्त भारत? कोई बोल रहा है क्या? क्योंकि इनको पता है कि अब बीजेपी से लोगों का दिलो दिमाग उखड़ गया है, और इसलिए बहुजन ये 85% सत्ता में ना आ जाएं, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में एक मोर्चा बना दिया। और कांग्रेस अब कह रही है कि भाजपा मुक्त, बीजेपी मुक्त भारत, अर्थात बीजेपी हराओ, संविधान बचाओ। और वो कौन सी कांग्रेस कह रही है? जिस कांग्रेस ने खुद देश के संविधान को तोड़ा और लागू नहीं किया। निजीकरण को मैं बार बार याद दिलाता हूं, सबसे बड़ा हमला 1992 में कांग्रेस ने निजीकरण पे किया। सब बेच दिए, सारे ठेके पे कर दिए, हमारा रिजर्वेशन भी गया, हमारी नौकरियां गई पक्की, हमारा बजट गया, जो हमारी तरक्की हो रही थी, क्योंकि सरकारी नौकरियां पक्की, भले ही 4th क्लास एम्प्लॉयज की हमारे बाप दादाओं की नौकरी थी, मगर उससे एक जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज, और एक छोटा सा स्टाफ क्वार्टर मिलता था, जिससे कि हमारे बड़े बड़े परिवारों को गांव की जलालत से निकाल करके हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा हमें दिल्ली शहरों में ले आए, मुंबई ले गए, कलकत्ता ले गए, और वहां शहरों में वो छोटी सी नौकरी से, पक्की नौकरी से उन्होंने हमें पढ़ा लिखा दिया, और आज हम उन परंपरागत पेशों से बाहर आ गए। तो कांग्रेस ने सबसे बड़ा हमला हमारी पक्की नौकरियों पर किया, सरकारी संस्थानों को बेच करके और ठेकेदारी ला करके हमें ठेकेदारी की जो आज मार पड़ रही है, वो कांग्रेस की देन है। तो जो कांग्रेस ने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट किए भारत के संविधान में गैर जरूरी, उनको लागू ना करके और गैर जरूरी अमेंडमेंट किए, और उसी को लेकर के बीजेपी और ये तमाम पार्टियां, मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार 10 साल, और फिर अब मोदी जी, सब बेच रहे हैं, उन्हीं नीतियों पे बेच रहे हैं, उन्हीं निजीकरण की नीतियों पे 1992 की। और हम मूक दर्शक होकर के देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास ऐसी हम तैयार नहीं करे कि जो हमारा नेतृत्व करे और इन दोनों मनुवादियों से डट के मुकाबला करे। इन्होंने ऐसा गणित फिट कर रखा है कि बीजेपी, अगर कांग्रेस से अगर लोग दुखी हो जाएं तो बीजेपी को आगे कर दो, बीजेपी बनेगी प्रधानमंत्री। और देखिए, कांग्रेस से 100 लोग, जब कांग्रेस हारने वाली थी तो RSS ने इशारा कर तो 100 मनुवादी
सांसद कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे 2014 में, और वो जीते सांसद और 300 कुछ की संख्या के साथ इनकी सरकार बन गई। और अब जब बीजेपी बदनाम हो गई है तो कांग्रेस को आगे कर दिया इन्होंने और सबको उनके पीछे लगा दिया है, और अब इनमें से बीजेपी के एंड टाइम पे टूट के आएंगे और ये कांग्रेस की सत्ता बना देंगे। और इस देश के जो बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी भाई, तुम इनके गुलाम बने रहना, इनके पीछे लगे रहना, इन्हीं के झंडे उठाए रखना, बस इन्हीं मनुवादियों को देश का शासक बनाओ, तुम मत बनना। बाबा साहब ने जो मेहनत की थी उस पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने। तो खुद भी तो बन जाओ, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि एक से एक पढ़े लिखे हमारे विद्वान लोग, एक से एक टीचर, प्रोफेसर, हमारे वकील, एक से एक हमारे व्यवसायी, एक से एक लोग हैं हमारे, तो क्या वो नहीं बन सकते क्या? उनको तुम प्रधानमंत्री बनते हुए देश की सत्ता में देख तुम्हें क्या तकलीफ होती है? कुछ लोग कह रहे हैं जी ये दलित प्रधान खड़गे साहब को कह देंगे। भाई खड़गे साहब को कह दो, बना दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि वो राहुल गांधी जी, जब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को काम नहीं करने दिया, जो दुनिया का विद्वान आदमी, जिसने वर्ल्ड बैंक से लेकर के और तमाम यूनाइटेड नेशन तक जिसने आदमी ने काम किया, इतना विद्वान इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री, जब उसको राहुल गांधी ने काम नहीं करने दिया, उसके फाड़ दिए पर्चे, तो वो खड़गे साहब को क्या काम करने देगा भाई वो आदमी? अब आप देख लो ना दलितों की हालत, नेताओं की। बीजेपी सरकार ने पिछले टर्म में राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद साहब को बनाया। उन्होंने क्या किया जी आपके लिए? क्या इनका वो किया? उल्टा रिजर्वेशन के खिलाफ उनका बयान आया। और अब इनको बहन जी को देख लो, ये हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला। अब इनको देख लो, हमारे पास इतनी एट्रोसिटी हो रही है। अब ये हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी क्या कर रही हैं? इनको संसद का तक उद्घाटन नहीं करने दिया। G20 में भी इनको ज्यादा लाइमलाइट में लेकर के नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत की राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री समापन कर रहे हैं। बताओ, हद हो गई। भारत के संविधान में भी, या जो पॉलिटिकल पार्टियों के संविधान होते हैं या संगठन के भी संविधान होते हैं, तो उसमें जो समापन अध्यक्षता और समापन की जो जिम्मेदारी होती है और अधिकार होता है, वो अध्यक्ष का होता है और राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। कम से कम G20 की उसका समापन तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से करवा देते, लेकिन तब भी हमारी वो राष्ट्रपति महोदया नहीं बोल रही हैं। तो भाई ऐसे प्रतिनिधियों को, ऐसे नेताओं को आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ बना भी दोगे तो हमारे किस काम आएंगे वो? 131 सांसद बैठे हैं संसद में, हम लुट गए। संविधान में हमारा सारा लूट लिया इन्होंने, सब निजी हो रहा है, बिक रहा है, रेल बिक रहा है, बैंक बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, स्टेशन बिक रहे हैं, सरकारी नौकरियां जा रही हैं, ठेकेदार खून चूस रहे हैं हमारे लोगों का। 5-5, 10-10 हजार में गधे की तरह 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। शिक्षा हमारी छिन रही है, हमारे लोगों के ऊपर मूता जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं ये नेता, ये 131 और ये हमारे राष्ट्रपति जी और ये तमाम क्या कर रहे हैं भाई ये? तो ऐसे रबर स्टैंप हमारे, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इन पार्टियों से जो भी हमारा नेता बनेगा, चाहे सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ये जो मनुवादी पार्टियां अगर बनाएंगी किसी को, तो वो रबड़ स्टैंप ही होगा, क्योंकि उसको ये काम नहीं करने देंगे। और ये उनके आका हैं, उनके आज्ञा के बिना काम नहीं करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल ये मनुवादी पार्टियों से अगर आप किसी को बना देते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। बहुत सारे देख लिए हमने, बहुत सारे ये गुलाम है। 131 बैठे हैं ना, वहां पर किसी की आवाज आती है? एक की नहीं आती। तो इसलिए हमें तीसरा मोर्चा तैयार करना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो पूरे देश में मिलकर लड़े, और सैकड़ों संगठन है पूरे राज्यों में। और उसकी अगुवाई, मेरा सुझाव है कि उसकी अगुवाई BSP को करनी चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती उस लड़ाई की, उस संघर्ष की अगुवा के रूप में वो मोर्चा संभालें, वो हमारी सेनापति रहे तीसरे मोर्चे की। और जो पूरे देश में तमाम हमारे SC ST के संगठन हैं, OBC के संगठन हैं, वो तमाम मिलकर के वो सब एक गठबंधन बनाए, उसमें पिछड़े भी हों, उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम, अपना क्रिश्चियंस, अपने बुद्धिस्ट, और ये सारे लोग जो अल्पसंख्यक हैं, ये तमाम लोग, सिख भी रहे हैं जो उनकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं,
और जितने हमारे संगठन है, ट्रेड यूनियन है, वो सब उसमें मिलकर के रहें और सब भैया अपने अपने राज्यों में मिलकर के सीट बंटवारे कर लो और लड़ो। टोटल वोट हमारा है, 85% वोट हमारा है। वोट हमारा तो नेता भी हमारा, राज भी हमारा और प्रधानमंत्री भी हमारा और कैबिनेट भी हमारी। और कैबिनेट जब राष्ट्रपति चुनेगी तो राष्ट्रपति भी हमारा, वो भी काम करेगी पूरी मेहनत से। तो मेरा सुझाव ये, मैंने तो लग गया हूं इसमें। मैं महाराष्ट्र गया था, वहां काफी संगठनों से हमने चर्चा की, बात की और अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन इकट्ठे कर लो। बहुत सारे संगठन रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर सब हैं। बीजेपी, कांग्रेस अर्थात मनुवादियों को हराओ और अपनी बहुजन सत्ता को जिताओ, ये मेरा कहना है। और संविधान को बचाओ और भारत अर्थात इंडिया को जिताओ, ये मेरा कहना है। और यही कहने के लिए मैं आया था। जो साथी इससे इत्तेफाक रखते हैं मेरी बातों से, इसको शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसका प्रचार करें अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाकों में। SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठनों के नेताओं से बात करें। एक बड़ी मीटिंग करेंगे 1-2 महीने में और सबको बोलेंगे भाई मिल करके बांट लो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, डट के लड़ेंगे। और अब हम कह रहे हैं मनुवाद मुक्त भारत अर्थात इंडिया 2024, अब की बार बहुजनों की सरकार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मदर इंडिया।